नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द BITN पर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हमने ओरिजिन के बेसिस पे अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी हमने अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। थर्ड था हमारा ऑनरशिप के बेसिस पे, एंड फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि हम अपने आसपास के सभी रिसोर्सेज को कैटेगराइज करना जान गया था कि कौन सा रिसोर्सेज किस कैटेगरी में लाई करेगा। सपोज जिस मोबाइल से हम इस लेक्चर को शूट कर रहे हैं वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम कर रहा है, और वो ओरिजिन के बेसिस पे हमारा अबायोटिक रिसोर्सेज होगा, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे डेवलप्ड रिसोर्सेज। यानी कि हम कैटेगरी में बांटना जान गए थे। चलिए आज पढ़ते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का विकास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा है, जिसके कारण संसाधनों का इम्पोर्टेंस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हम ये मानने लगे हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, जिसके कारण कुछ लोग इसका अंधाधुंध यूज करते जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे देश की 1% लोगों के पास देश का 70% रिसोर्सेज उपलब्ध है, जिसके कारण हमारा समाज दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। एक समाज संसाधन संपन्न लोगों का है, संसाधन संपन्न यानी कि वे लोग जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, यानी कि अमीर लोग। दूसरा समाज हमारा संसाधनहीन लोग, संसाधनहीन जिनके पास संसाधनों की बहुत कमी है, यानी कि गरीब लोग। दूसरा प्रॉब्लम, ज़्यादा संसाधनों को यूज करने से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होता जा रहा है, यानी कि वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा होता ही जा रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन एक्सेट्रा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि सतत पोषणीय योजना, सतत पोषणीय विकास। यानी कि विकास का काम तो हो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज़ करें, ताकि आने वाला फ्यूचर जनरेशन भी उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। अब हम अपनी चीज़ों को लिमिट में यूज करें, उसके लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग, कि इंडिया में कैसा कैसा रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज across the region of the country। यानी कि गवर्नमेंट ये पता लगाती है कि देश के अलग अलग राज्यों में कौन कौन से रिसोर्सेज और कितनी मात्रा में रिसोर्सेज उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, वहाँ कोल और
मेटल्स का भंडार पाया जाता है। उसी तरह राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन बाकी रिसोर्सेज की कमी है। गवर्नमेंट ये प्लान इसलिए बनाती है ताकि सारे राज्यों को पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज उपलब्ध हो सके। सेकेंड स्टेप है प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill, institutions set up for implementation of resource development plans। यानी कि सरकार रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू करने के लिए एक ढांचा तैयार करती है। किसके सहायता से? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की सहायता से, स्किल्स और संस्थानों की सहायता से, ताकि किसी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कौशल लोगों को आवश्यकता पड़ेगी और संस्थानों की मदद से। तीसरा हमारा मैचिंग द रिलेशनशिप between RDP एंड NDP, यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स एंड नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, दोनों के बीच ये संबंध स्थापित करना ताकि रिसोर्सेज को कितना और कब यूज़ करें, ताकि डेवलपमेंट का भी काम चलता रहे और पर्याप्त मात्रा में लोगों को रिसोर्सेज में मिल सके। तो ये थे हमारे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। बहुत डीपली पढ़ेंगे हम इसे कि सॉइल कहते किसे हैं, इसके फॉर्मेशंस को बारे में पढ़ेंगे और इसके अलग अलग टाइप, जो 8 तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं हमारे भारत में, उन सभी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।